निजीकरण पर अब ये चलेगा क्लास। तो निजीकरण कहते किसे? ठीक है, निजीकरण कहते किसे है? सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व को। अभी पहले सुन लीजिए, किसी कंपनी में सरकार का शेयर है 100%, तो अगर वह शेयर निजी क्षेत्र को सरकार दे देती है, ठीक है, जनता को या किसी कंपनी को, निजी क्षेत्र की कंपनी को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निजीकरण। क्या कहेंगे? निजीकरण। क्लियर है? तो निजीकरण में क्या किया जाता है? सरकार अपने शेयर को, यानी किसी कंपनी में, सरकारी कंपनी में सरकार ने जो पूंजी निवेश किया है उसको क्या करती है? हटाती है ना, हटाती है ना। अरे किसी किसी प्राइवेट कंपनी को यानी निजी क्षेत्र को बेचना या शेयर दे देना का मतलब क्या हुआ? अपना हटा ली पूंजी। तो किसी सरकारी कंपनी में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में निवेशित सरकारी पूंजी को हटाने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निजीकरण। और हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को विनिवेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश। अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट। क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को डिस करना, सिंपल समझिए। डिस मतलब हटाना, विनिवेश। तो ये विनिवेश की प्रक्रिया जो है वह 0% से 100% से 0% तक। तो 100% से जब 49%, मान लीजिए किसी कंपनी में सरकार का 100% पैसा लगा हुआ है और 100% से वो अपना हटाते हटाते 51% निजी क्षेत्र को दे देती है, तो सरकार का कितना बचा उसमें? 49%। तो उसके ऑनरशिप और उसके मैनेजमेंट पर प्रभुत्व तो सरकार का रहेगा, तब हो जाएगा निजी क्षेत्र का। तो जब 49% पर आ जाए तो निजीकरण हो गया। 51% तक है तो विनिवेश, यानी अपना हटा रही है। 49% पर चला आया तब क्या हुआ? निजीकरण। आज जब 0% पर आ गया तब पूरी तरह निजीकरण हो गया। 0% पर आना मतलब बेच देना, पूरी तरह बेच देना। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए, सामान्यतः सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व को सामान्यतः सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण कहा जाता है। भारत में इस आर्थिक सुधार के क्रम में इस नीति को अपनाया गया। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के क्रम में भारत में 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के क्रम में विनिवेश और निजीकरण पर जोर दिया जाने लगा। निजीकरण पर जोर दिया जाने लगा। अब विनिवेश मतलब डिस इन्वेस्टमेंट,
यानी इन्वेस्टमेंट को हटाना। किसके इन्वेस्टमेंट को हटाना? सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए, विनिवेश, अंग्रेजी में डिस इन्वेस्टमेंट। विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र में निवेशित राशि को बाहर निकाला जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेशित राशि को बाहर निकाला जाता है। सरकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वह सरकार उसको बाहर निकालती है, अपना पैसा खींच लेती है। यह 100% से 0% तक जारी रहता है। हंड्रेड परसेंट से 0% तक जारी रहता है। ठीक है? विनिवेश मतलब क्या हुआ? निवेश को हटाना। चलिए आगे बढ़िए। विनिवेश की प्रक्रिया में निजीकरण एक अवस्था है। विनिवेश की प्रक्रिया में निजीकरण एक अवस्था है जब पूंजी एवं प्रबंधन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। तो निजी क्षेत्र का स्वामित्व या प्रभुत्व कब स्थापित होगा? जब निजी क्षेत्र का शेयर अधिक होगा। 51% 49% किसका? सरकार का। या 51 से ज्यादा हो निजी क्षेत्र का, सरकार का कम हो, 49 से भी कम हो, या 0 कर दे सरकार। ठीक है? निवेश हटाने की प्रक्रिया क्या हो गई? विनिवेश। हटाने के क्रम में जब सरकार अपना 51% हटा लेती है तो उसके ऊपर प्रबंधन पर स्वामित्व क्या हो जाएगा? प्रभुत्व क्या हो जाएगा? खो देगी। वो क्या हो गया? निजीकरण। वहां से निजीकरण शुरू हो गया। और जब 0% पर ले आया तो फुल्ली। ठीक है? क्लियर है? देखिए, विनिवेश की प्रक्रिया में निजीकरण एक अवस्था है जब पूंजी एवं प्रबंधन पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व स्थापित हो जाता है। सामान्यतः 100% सार्वजनिक भागीदारी से सार्वजनिक भागीदारी समझे ना? सरकार की भागीदारी से जब विनिवेश की प्रक्रिया में पूंजी भागीदारी घटकर 49%, 49% रह जाती है,
तो इस अवस्था या प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण कहा जाता है। अब पिछले दिनों विनिवेश और निजीकरण पर सरकार ने काफी जोर दिया है। 91 के बाद से ये प्रक्रिया चली और काफी विवादित रही। ठीक है, जब जब सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ, निजीकरण हुआ, तो सरकार को, तो सरकार जब बेचेगी, शेयर हटाएगी, तो सरकार को पैसा आएगा ना, सरकार को लाभ होगा, राजकोषीय घाटा सरकार का कम होगा, इनकम सरकार का बढ़ेगा। लेकिन सरकार पर आरोप भी बढ़े गए। मनमोहन सिंह के समय भी प्रधानमंत्री पर काफी आरोप लगा, नरेंद्र मोदी के समय भी काफी आरोप लगा। कहा गया ना कि बेचते बेचते इन्होंने रेलवे को बेचना अब शुरू किया है। ठीक है, तो टिप्पणी करने वाले कुछ भी टिप्पणी करते हैं। जो पद पर होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो जिम्मेवारी वही समझते हैं कि क्या करना है। विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया बीजेपी की नीति है, बीजेपी की, एनडीए की नीति है, तब ये पूरे देश की नीति है। इस नीति को संसद ने स्वीकृति दिया था। कांग्रेस हो या यूपीए हो या एनडीए हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी इस नीति से अब उलट पीछे हो नहीं सकती है। कांग्रेस आएगी तो वो भी बेचेगी। समझ आई बात। रेलवे को अगर मॉडर्न फैसिलिटी से युक्त बनाना है तो उस पर निजी क्षेत्र को की भागीदारी को बढ़ाना होगा। सरकारी स्कूल और निजी स्कूल में देखिए अंतर, देखिए, समझ में आ रही बात। इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है, जबकि खर्च से ज्यादा किस पर होता है? सरकारी स्कूल पर। निजी स्कूल का मालिक निजी स्कूल पर, वहां के टीचर पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च करता है, उससे ज्यादा खर्च सरकार सरकारी स्कूल पर करती है कि नहीं? लेकिन स्थिति देख लीजिए, समझ आ रही बात। तो हालांकि इसका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। जब रेलवे के निजीकरण पर बात करेंगे तब वहां पर जाएंगे हम लोग। रेलवे अभी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है ना, तो एक बेरोजगारी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। अगर रेलवे का निजीकरण किया जाता है तो निजी क्षेत्र तो ओवर स्टाफिंग नहीं सहेगा, वो तो निकालेगा। ठीक है, तो उसकी इस समस्या का समाधान कैसे हो? ठीक है, इसी को कहा गया सुधार को मानवीय चेहरा देना। मानवीय चेहरा देना मतलब क्या? निजीकरण कीजिए, विनिवेश कीजिए, लेकिन निजीकरण से अगर प्रभावित हो रहे लोगों पर छटनी का संकट छा रहा है तो उसको दूर करना होगा। समझ में आ रही बात? तो काफी विवादित रहा है। सरकार ने जो बहुत सारे होटल्स थे सरकार के, उसको भी ये उसका भी निजीकरण किया, तो बहुत आरोप लगे थे सरकार पर, हमेशा से आरोप लगता रहा। ठीक है, और जब सरकारी कंपनियां बिकेंगी या उसका निजीकरण होगा तो विपक्ष को एक तो बड़ा बैठा बैठा है मुद्दा कि पिछली सरकार ने इसको खड़ा किया था, ये इसको बेच रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में, हमारे समाज में एक ये भावनात्मक पहलू है, इमोशनल डायमेंशन है। क्या ये बाप दादा ने जो अर्जा उसको बचा के रखना है, बेचना नहीं है। समझ आई बात? अब हमारे सामने क्या है कि बाप दादा ने कोई फैक्ट्री खड़ा किया, तो अब हमारी पीढ़ी तो स्मार्ट है, वो सोचेगी कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जितना हो रहा है, पता चलता है प्रॉफिट जितना हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने पर दूसरे को दे दे तो जो रुपया वो देगा हमको, उस पर ब्याज आ जाएगा। नहीं समझे? कोई लफड़ा भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो सरकार के साथ भी यही हुआ। बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी जिसको बनाए रखने के लिए सरकार को
घाटा सहना पड़ता था, उस इनकम कम और खर्चा ज्यादा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिसको अगर बेच दिया गया तो जितना पैसा आया उससे जितना ब्याज सरकार को मिला उतना उसका प्रॉफिट भी नहीं था, घाटा में चल रही थी। समझ में आई बात? एयर इंडिया ने सुधार नहीं किया, देखे टाटा से एयर इंडिया ने ले लिया था, ले लिया, सरकार ने ले लिया एयर इंडिया, और फिर टाटा को वापस। ठीक है, तो निजीकरण काफी विवादित रहा है। अनिकेत काफी विवादित रहा है। देखिए पिछले दिनों इसका पॉजिटिव पहलू भी है और निगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू दोनों पर हम देखेंगे। पैरा चेंज करके देखिए, पिछले दिनों विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया काफी विवादास्पद रही। है वस्तुतः इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। और चलिए सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू क्या है, निजीकरण का उद्देश्य क्या था, निजीकरण से क्या लाभ मिला, ये सब एक ही। हाँ, निजीकरण के पक्ष में एक तर्क ये दिया जाता है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, व्यापार करना नागरिकों का काम है, निजी क्षेत्र का काम है। हाँ, सरकार क्या करेगी, सुविधा देगी, फैसिलिटेटर। बिजनेस नहीं करना है सरकार को, कैपिटलिस्ट नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, क्या बनना है, सुविधा प्रदाता बनना है। सरकार का काम उत्पादन करना नहीं है। ठीक है, ऐसे भी सरकार यानी स्टेट के 3 मुख्य कार्य माने गए हैं। एक, सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को ठीक रखना। दूसरा, जस्टिस, अगर झगड़े हो तो न्याय। तीसरा, डिफेंस, अगर बाहर वाले से झगड़ा हो तो, आपस में झगड़ा हो तो जस्टिस, अब बाहर वाले से झगड़ा हो तो डिफेंस। ये 3 मुख्य कार्य है किसका, सरकार का। बाद में सरकार का एक और कार्य जुड़ गया, वेलफेयर, क्या, कल्याण, लोगों का कल्याण। ठीक है, लेकिन सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, लेकिन बिजनेस करने वालों को सुविधा प्रदान करना। सुविधा कैसे प्रदान करेगी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे। वास्तव में कानून व्यवस्था ठीक रहती है, स्थिति ठीक रहती है तो लोग खुद काम ढूंढ लेते हैं, काम करते हैं। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि सरकार सुविधा प्रदान करने में क्या, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखना, बाह्य आक्रमण नहीं हो, जस्टिस हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, बिजली, ये सब ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक रखा जाए, ये सरकार सुविधा प्रदान कर सकती है। सबसे जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर, वो ठीक रहेगा तभी ना कुछ होगा। तो पहला तर्क ये है क्या, सरकार का काम व्यापार करना या उत्पादन करना नहीं है, सरकार केवल सुविधा प्रदाता, सरकार को केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहना चाहिए। देखिए, सरकार का काम
उत्पादन करना या व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम उत्पादन करना या व्यापार करना नहीं है। केवल सरकार को केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा करने से सरकार पर बोझ कम होगा। सरकार पर बोझ कम होगा। उसके बाद निजीकरण के या विनिवेश के पक्ष में तर्क ये दिया गया कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सफेद हाथी की तरह है। हाथी क्या करता है? कार की बराबरी कर सकता है, घोड़ा की बराबरी नहीं, फिर भी लोग हाथी रखे हुए। क्यों? बाप दादा ने खरीदा था, इसको बेच कैसे देंगे? जबकि हाथी से प्रॉफिट कम, खर्च ज्यादा। तो बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियां जो थी वो हाथी की तरह हो गई थी, खर्चा ऊपर ज्यादा हो रहा था, इनकम कम। तो उसको क्यों रखे भाई? विरासत में मिला है इसको, इसलिए इसको आगे बढ़ाते जाना है। समझ में आई बात? तो क्या करे? उससे क्या होगा? खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा? वित्तीय स्थिति ठीक खराब होगी ना, राजकोषीय स्थिति खराब होगी। तो अगर निजीकरण या विनिवेश कर दिया जाता है इसी घाटे में वाली कंपनियों को, तो क्या होगा? सरकार का मुनाफा बढ़ेगा, सरकार की राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ होगी, और सरकार को जो पैसा आएगा उस पैसा का कम पैसा को, उस रुपया को, धन को इंफ्रास्ट्रक्चर में या वेलफेयर में खर्च किया जा सकता है। इससे सरकार का सशक्तिकरण होगा। सरकार को भी पैसा चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। लिखिए, सार्वजनिक वित्त की स्थिति में सकारात्मक रूप से सुधार होगा। वित्त, सरकार के वित्त की स्थिति में सकारात्मक रूप से सुधार होगा। घाटे में कमी आएगी। घाटे में कमी आएगी। विनिवेश और निजीकरण से प्राप्त राजस्व का उपयोग निजीकरण से उत्पन्न से प्राप्त राजस्व का उपयोग कल्याण कार्यक्रमों, रक्षा क्षेत्र, एवं बुनियादी ढांचा में किया जा सकेगा। ठीक है। अब अगर विनिवेश या निजीकरण होता है, तो जब निजी क्षेत्र में जाएगी कोई कंपनी, तो वो compete करेगा मार्केट में, तो चाहेगा कि हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। सरकारी कंपनी में या सरकारी संस्था में क्या होता है? कोई जवाबदारी नहीं लेता है। हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, हमको क्या लेना देना है। किसी तरह नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते नहीं है, नौकरी बचाते रहते हैं। इंडिया में लोग नौकरी करते नहीं है, नौकरी बचाने में लगे रहते हैं। किसी तरह हाँ समय कट जाए। तो यह क्या होगा? निजी क्षेत्र में जाने के बाद क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो क्या होगी?
क्वालिटी बढ़ेगी। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस को ठीक ठाक करना पड़ेगा। हो जाए बात। पहले क्या था? पहले कंपटीशन नहीं था इंडियन मार्केट में, था नहीं था। एम्बेसडर या फिएट एक ही टाइप का 100 दिन रह गया, HMT घड़ी एक ही टाइप का रह गया। ठीक है, जो भी चीज था वो कोई सुधार नहीं। और जब 1991 के बाद सब अपना मॉडल सुधारने लगा, हर साल मॉडल सुधारने लगा, चेंज होने लगा, और जो नहीं चेंज किया वो गया। नोकिया दिखता है, हाँ? कोडेक कैमरा याद है, दिखता है। बहुत सारा चीज जो सुधार किया समय के साथ। अब पहले सुधारने की कोई जरूरत नहीं, अकेला राज था। चाहे व्हीकल हो या और भी क्षेत्र हो, सब में बहुत ऐसे लोग थे, उद्योगपति थे जिनकी मोनोपोली थी। ठीक है, आपको गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, लंबा लाइन। टेलीफोन बीएसएनएल का लगाने के लिए लंबा लाइन, साल साल भर इंतजार करना पड़ता था कार खरीदने के लिए। समझ भाई बात? बीएसएनएल का टेलीफोन जो ले लिया वो तो बहुत बड़ी जंग जीत लेता था, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। जैसे शहर के मेन चौराहा पे जमीन खरीद लिया हो, नहीं समझे? बीएसएनएल का, और लाइनमैन होता था बीएसएनएल का जो लगाता और था, उसका वैल्यू खूब बढ़ा रहता था। जसपाल भट्टी का एक सीरियल है, उसमें दिखाया गया है कि सभी लोग कॉलोनी के सभी लोग अपनी बेटी का विवाह लाइनमैन से करना चाहते हैं। लाइनमैन समझे? हाँ, अब आप लोग को लाइनमैन से पाला नहीं पड़ता, हम लोगों को तो पड़ा है। कोर कार करके वायर उनको ठीक करता है, कानून लगाता है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत रहता था। हाँ, सार्वजनिक तो क्या होगा? देखिए अच्छा, एक तो और जो सरकारी कंपनी है उसको भी डर लगा रहेगा कि अगर आप ठीक ठाक नहीं किए, और उसमें काम करने वाले लोगों को भी डर रहेगा, अब चाल चलन ठीक नहीं किए तो निजीकरण होगा, और जब होगा तो रोजगार पर संकट होगा। इसलिए काम ठीक से करो। कंपनी माई बाप है, इसी से तो परिवार चलता है। तब ये भाव आ जाएगा। क्लियर है? लिखिए, उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता गुणवत्ता लाभदायकता बढ़ेगी। और जब सरकारी कंपनी, बहुत सारी सरकारी कंपनियां क्यों बर्बाद हो गई है? जैसे बिहार का चीनी मिल, 28-29 चीनी मिल था ना, अभी 10-11 ही चल रहा है। बाकी क्यों? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता था, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा। तो जब निजी क्षेत्र में जाएगा तो राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा। लिखिए, उद्यमों में अनावश्यक सरकारी या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। कुछ होगा लेकिन अनावश्यक नहीं। अनावश्यक राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं। और जब कंपटीशन होता है तो कंपनियां कंपटीशन करती है तो क्या करती है? प्राइस वार। तुम इतना में दोगे तो हम इतना में, प्राइस वार होता है ना। और क्वालिटी भी और प्राइस भी, दोनों के स्तर पर कंपटीशन होता है। तो फायदा किसको? उपभोक्ता को। उपभोक्ता के समक्ष बेहतर गुणवत्ता चॉइस होता है, उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्प होते हैं, अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य पर अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। लिखिए, उपभोक्ताओं के समक्ष
गुणवत्ता युक्त वस्तुएं एवं सेवाएं, उचित मूल्य पर कई विकल्पों के साथ उपलब्ध होती हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तब बोलते हैं दुकानदार को या आपस में विचार करते हैं क्या, चीप एंड बेस्ट। ये वर्ड पहले होता होगा, है चीप एंड बेस्ट, सही नहीं, कैसे होता होगा? अरे चॉइस रहेगा तब ना तुम चीप एंड बेस्ट बोलोगे, जो है वही लेना है। हमारा बजाज तो बजाज, टेलीविजन तो टेलीविजन, या ओनिडा तो ओनिडा, विकल्प ही नहीं है। चीप एंड बेस्ट क्या है? और इससे क्या होगा, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, सरकार का सशक्तिकरण होगा, तो क्या होगा, ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास दर में वृद्धि। ठीक है रवि। अब निगेटिव पहलू, या विपक्ष में तर्क क्या दिया जाता है, निजी क्षेत्र कोई सेवा देगा या छूट देगा, मतलब सेवा देगा या वस्तु का उत्पादन करेगा, तो वो ये देखकर नहीं देगा ना कि गरीब है इसलिए वस्तु गरीब को कम कीमत पर और अमीर को ज्यादा कीमत पर, या वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा, सामाजिक उद्देश्य को नहीं देखेगा। सामाजिक उद्देश्य मतलब गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को, ठीक है, कम मूल्य पर या सुविधाएं या वस्तुएं उपलब्ध कराना या छूट देना, कीमत में छूट देना। निजी क्षेत्र ये काम नहीं करेगा ना, समझ में आ रही बात? निजी क्षेत्र आपको मांग और पूर्ति में असंतुलन दूर करता है, मांग और पूर्ति में, सरकारी क्षेत्र आपूर्ति और जरूरत में। समझ में आई बात? निजी क्षेत्र आपूर्ति कर देगा मांग के अनुसार, लेकिन जरूरत के अनुसार नहीं। क्लियर है? हाँ चलिए, सामाजिक उद्देश्य पर बुरा असर, सामाजिक उद्देश्य पर बुरा असर, जन सामान्य, हाँ उसी में, जन सामान्य को मिलने वाली छूट एवं सुविधा पर बुरा असर, पहले ही बताया मैंने कि निजीकरण से मांग और पूर्ति में संतुलन होगा, निजी क्षेत्र अधिक से अधिक वस्तु और सेवा का उत्पादन करेगा, सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आपूर्ति तो हो गया मांग के अनुरूप, लेकिन बहुत लोगों को जरूरत है, मांग है, लेकिन वो खरीद नहीं सकता है, तो आपूर्ति और जरूरत में संतुलन कौन बनाएगा? सरकार ना। निजी क्षेत्र जरूरत के हिसाब से तो नहीं देगा, वो आपूर्ति कर देगा, उसके बदले पैसा लेगा। ठीक है, निजी क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट,
निजीकरण से मांग और पूर्ति में संतुलन आ सकता है। पूर्ति में संतुलन आ सकता है, लेकिन पूर्ति एवं जरूरत में नहीं। पूर्ति एवं जरूरत में नहीं। अब निजीकरण में क्या देखा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक ही कंपनी का एकाधिकार, बड़ी कंपनी सभी छोटी कंपनियों को निगलती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बताइए तो इसका उदाहरण बायजूस है, और भी है, छोटे छोटे संस्थानों को फिजिक्स वाला है। तो निजीकरण में क्या होता है, निजी क्षेत्र में क्या होता है, आय एवं संपत्ति का संकेंद्रण और एकाधिकार की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार आय एवं संपत्ति का संकेंद्रण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और निजीकरण में भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है, सरकारी क्षेत्र में जितना है ना उससे कम उधर वहां नहीं है, वहां बहुत तरह का भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, महिलाओं का शोषण, श्रमिकों का शोषण, आप क्या कीजिएगा वहां, कहाँ जाइएगा। सरकारी क्षेत्र में तो कम से कम कानूनी सुरक्षा मिलती है, वहां कोई नहीं, काम करना है कीजिए, नहीं करना है कीजिए। महिलाओं का शोषण हमें प्राय ये खबरें आती रहती है। तो भ्रष्टाचार, और निजीकरण के क्रम में भी, विनिवेश के क्रम में भी राजनीतिज्ञों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अमुक कंपनी को औने पौने दाम में दे दिया, कितना में देना चाहिए उतना में नहीं दिया, नहीं समझे, दाम है 400 करोड़, 300 करोड़ में दे दिया, 50 करोड़ अपनी रख लिया, नहीं समझे, 50 करोड़ रिश्वत हो गया। ठीक है, तो भ्रष्टाचार, की समस्या, और लोगों के मानवाधिकार का हनन होता है कि निजी क्षेत्र में होता है ना। निजी क्षेत्र कोई रुचि नहीं लेता है। आप खूब कमा के दीजिए कंपनी को, कंपनी का ग्रोथ खूब हुआ, एकाएक कोरोना आ गया, कंपनी लात मार के भगा देगा। तो सुख के साथ ही दुख में एकदम लागू होता है। बहुत कम ऐसे उद्योगपति पूंजीपति होते हैं जो संकट के समय में अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं। मानव और महिलाओं का शोषण मैंने बताया, बच्चों का शोषण वहां होता है। तो मानवाधिकार हनन आम बात है। एक देखिए, एक खबर आई है, चीन की 996 नीति क्या है जानते हैं? वहां चीन के श्रमिकों के लिए 9 बजे से 9 बजे शाम कहिए या रात तक 6 दिन सप्ताह में काम करना है।
चीन में श्रमिकों को 9 बजे सुबह से 9 बजे शाम तक सप्ताह में 6 दिन काम करना है। यानी कितना हो गया? 12 6 72 घंटा काम करना है आपको सप्ताह में। है साम्यवादी देश। ये श्रमिकों का शोषण हुआ कि नहीं? क्योंकि राजनीति में तो साम्यवाद है वहां, लेकिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों के स्तर पर वह पूंजीवाद से भी आगे बढ़ा हुआ है। तो निजी क्षेत्र में ये मानवाधिकार हनन होता है। 996 ये किसकी पॉलिसी है? चीन की। कहने के लिए क्या है? साम्यवादी सरकार, श्रमिकों की सरकार, सर्वहारा की सरकार। 996 अपना रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है? सरकारी क्षेत्र में हमारे यहाँ 9 से 5 या 10 से 4, मैक्सिमम 9 से 5 रहता है। तो कितना हो गया? 9 से 5 कितना घंटा हो गया? 8 घंटा। आज शनिवार रविवार छुट्टी, 8 पंचे 40 दिन। ये लोग 72 दिन। लाल सलाम। ऐसे होता है शोषण। वही बात। तो ये मानवाधिकार हनन समझ गए? ये मानवाधिकार हनन कैसे होता है समझ गए ना? श्रमिकों का शोषण होता है। काम के घंटे अधिक रहते हैं, वातावरण सुविधाजनक नहीं होता है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होती है, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं होती है, बेहतर आवास नहीं मिलता है। ठीक है, इंडिया में कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी की आड़ में देखिएगा राजतंत्रात्मक पद्धति लागू है यहाँ। ठीक है, आप देखिए एमएलए एमपी के लिए जो आवास बना, एकदम देखिए शानदार लगता है, राजा रजवाड़ा का है। उसके बाद आईएएस आईपीएस के लिए आवास उससे थोड़ा कम। उसके बाद जो राज्य सेवा से जाते हैं उसके लिए थोड़ा सा कम, और जो नीचे है उसके लिए भी थोड़ा सा कम, और जो एकदम नीचे है उसका कोई। पुलिस में देखिए आईपीएस जो है उसका बड़ा सा बंगला होता है, और जो बेचारा सिपाही है बेड के लिए लड़ता है, कहीं भी उसको तैनात कर दिया, न खाने की सुविधा है न सोने की सुविधा है, किसी तरह रह रहे हैं। और उससे खोजते हैं क्या कि पूरी मानवता के साथ, पब्लिक के साथ पेश आए। तो ठीक से सोया नहीं, अब पब्लिक की भीड़ आ गई है, ऑर्डर दे रहा है, बॉस ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज। अब तो रात भर जो सोया नहीं बड़ी अमानवीय स्थिति में रखा जाता है। लोअर क्लास के कर्मचारियों या सिपाहियों या किसी को भी सुविधाएं पूरी नहीं दी जाती। ये क्या है? डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी क्या कहती है? अरे सब तो वर्कर ही है ना, सबको एक तरह की सुविधा रही है, या थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। एक के लिए महल है, बंगला है पूरा कई एकड़ में, एक के लिए कुछ है ही नहीं, इतना सा। एक एवरेस्ट पर खड़ा है, एक रसातल में भी बैठ नहीं पा रहा है। खासकर महिला सिपाही जो है उन लोगों की स्थिति तो और बहुत बदतर है बिहार में। ठीक से रहने, खाने, आवास की सुविधा नहीं। हाँ, मानवाधिकार हनन समझ गए। उसके बाद बेरोजगारी, निजी क्षेत्र को रोजगार से कोई लेना देना नहीं। इसका बस चले निजी क्षेत्र को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। तो कई जगह दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ चला है अभियान, कई ठोका रोजगार खा जाएगा ये। समझ भाई बात? हाँ, तो अकेले सब कुछ कर देगा। तो निजी क्षेत्र का या पूंजीपतियों का जो वर्चस्व अगर चले बस, तो क्या कर लेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब काम कर ले। रोबोट में क्या दिक्कत? आम आदमी में रोबोट में क्या अंतर है? आम आदमी हड़ताल करेगा और बीच में सिगरेट पिएगा, क्रिकेट पर बहस करेगा, काम भी। वो रोबोट काम करते रहेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मांगेगा, छुट्टी नहीं मांगेगा,
है? उस पर पेंशन भी नहीं देना है, छुट्टी छुट्टी, इसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना है। क्वेश्चन नहीं करता है आम आदमी, और ये जो आदमी है वो क्वेश्चन भी करता है। समझ में आई बात? तो हाँ, ये सब नहीं करेगा। हाँ, तो ये सब तो करेगा नहीं, लेकिन एक समय आएगा इसका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा, इंसान को नौकर बना के रखेगा। क्या करेगा? इंसान को ही नौकर बना के रखेगा, तो भी करो काम, हम बैठते हैं। वो दिन भी आ सकता है, कोई ऐसा मशीनी मानव हो जो सोचने की क्षमता से, पूरी तरह सोचने की क्षमता हो उसमें, ठीक है? तो बताते हैं आपको, आप सोचते सोचते थक जाते हैं ना, बायोलॉजिकल ये है, सोचते सोचते थकिएगा, दिमाग फिर सोइएगा। वो तो थकने वाला नहीं, मशीन है ना, वो कई गुना, आपसे करोड़ गुना ज्यादा सोच लेगा वो, अब तेजी से सोचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ रहे हैं? वो तेजी से सोचेगा, बिना थके हुए सोचेगा। तो हो सकता है कि एक दिन पूरी दुनिया पर कोई मशीनी मानव का साम्राज्य हो। समझ में आ रही बात? तो दूसरे तरह की गुलामी आएगी। पहले अभी तक आदमी और आदमी के बीच रोजगार के लिए कंपटीशन होता था, अब किसके बीच हो रहा है? आदमी और मशीन के बीच। स्थिति बहुत गड़बड़ होती जा रही है। हम लोगों ने, मैं कभी कभी कहता हूं ना कि हम इंसानों ने बहुत सारा चीज ऐसा खड़ा कर लिया है जो इंसान के अस्तित्व को ही चुनौती देगा। ठीक है, ऊर्जा लेते 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 परमाणु बम बना लिए। ठीक है, सोचते 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 धर्म सांप्रदायिक जाति खड़ा कर दिया, उसके आधार पर लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं। नेशनलिज्म नाम की अवधारणा दे दिया। अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मार रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार रहा है, तो खूब खुश हो रहा है। जो जितना आदमी को मारे, मरता तो आदमी है ना। चाहे पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानी को मारे, पाकिस्तानी खुश। हिंदुस्तानी 1000 पाकिस्तानी को मारे, हिंदुस्तानी खुश। मरा कौन भाई? क्यों मरा? किस चीज के लिए? एक राष्ट्र की अवधारणा जो है, इससे उधर पाकिस्तान है, इससे इधर। तो ये अवधारणा जो है, या धर्म, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, गला रेत रहा है किसी का। क्यों? किस लिए? हम जो कह रहे हैं या हमारे लोग जो कह गए वो नहीं मानता है, वही सच है। मशीन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु बम, धर्म, जाति, संप्रदाय, ये परमाणु बम से कम नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन हम लोगों ने बना लिया है, एक से एक विनाश का चीज खोज लिया। ठीक है, हाँ, खुद के विनाश का। पूरा ब्रह्मांड का, यह सोलर सिस्टम का बैलेंस हो सकता है बिगाड़ दे इंसान। अब जाके यहां पर नहीं था, वहां जाके झंडा लहरा रहा है। कहां? मंगल, चांद, कहां कहां कहां। लेकिन प्रकृति संतुलित कर देती है। ठीक है, कोरोना वायरस ने दिखा दिया कि प्रकृति के पास अभी बहुत कुछ है। इंसान कितना उड़ेगा? हो सकता है ऐसा वायरस है इसके संपर्क में आने से ही वो 14 दिन का अवसर नहीं देगा। ऐसा हो सकता है ना, 14 सेकंड का भी नहीं देगा, चाहिए ऊपर। तो चलिए, ऐसा कई बार हुआ। डायनासोर का राज रहा पृथ्वी पर, लाखों साल तक रहा ना डायनासोर। कहां चला गया? विलुप्त हो गया, जबकि उन लोगों ने आविष्कार नहीं किया था परमाणु बम का। हम लोगों ने तो खुद आविष्कार कर लिया है। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और निजीकरण हर चीज का किया जाना जरूरी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य में जैसे सामाजिक बुनियादी जरूरतें जो है, बुनियादी ढांचा है, उसमें सरकारी नियंत्रण जरूरी है। क्या जरूरी है? लिखिए, बुनियादी ढांचा एवं सुविधाओं में सार्वजनिक नियंत्रण जरूरी है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, ये सब का निजीकरण कर दिया जाएगा तो पूरी व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है गड़बड़ हो जाएगी और संतोष बढ़ेगा। सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश जरूरी है। अब लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य भी नहीं मिलेगा ठीक से। अभी जो भी है कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य में छूट तो मिला हुआ है, सरकारी स्कूल जैसा भी है, बच्चा पढ़ता तो है। अगर ये भी हटा लिया जाए तब क्या होगा? देख लिया तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे। मतलब नक्सलवादी नहीं, नक्सली ये लोगों को कहेंगे देखो अब जो है पढ़ाई लिखाई खत्म, सरकारी हॉस्पिटल जो मिलता था थोड़ा बहुत वो भी खत्म, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, है बागी। ठीक है, पान सिंह तोमर ने क्या कहा था? डकैत संसद में होते हैं, बिहार में बागी होता है। बुनियादी ढांचा सुविधाओं में निवेश और संतोष। आप ये पॉजिटिव पहलू में ये लिख लीजिएगा, निजीकरण होने से क्या होता है? लोगों की जरूरतें पूर्ण छोड़ी हटे, उतना नहीं जाना है। पॉजिटिव में दे सकते हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य के पूरा होने से ये सामाजिक आर्थिक असंतोष की स्थिति विस्फोटक नहीं होती है। अगर निजीकरण होगा तो क्या होगा? स्थिति विस्फोटक हो सकती है। ठीक है, निजीकरण से क्या निगेटिव पहलू है? सबसे इन एकाधिकार जो होता है, व्यापारिक एकाधिकार, अभी बताया था मैंने कि जैसे मुकेश अंबानी, आय एवं संपत्ति का संकेतन कितना है वो देखिए। 2020 मार्च के बाद मैंने बताया था ना, उनकी संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई है, मतलब 1 घंटे में उन्होंने जितना कमाया है उतना कमाने में अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे। 1 सेकंड में उन्होंने जितना कमाया है उतना कमाने में 3 वर्ष लग जाएंगे। ऑक्सफैम और ग्लोबल वेल्थ की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि भारत में 1% लोग भारत के 99% लोगों का भाग्य तय करते हैं। ये डेमोक्रेसी कैसा है? वास्तव में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो तब आएगी जब आय और संपत्ति और संसाधन का वितरण सही ढंग से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जनता असंतुष्ट होती है तो मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र का राग अलापने लगते हैं लोग, चाहे सरकार किसी की भी हो, और जो मूल मुद्दा है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, सूखी रोटी खाएंगे परमाणु बम बनाएंगे, पाकिस्तान में कहा गया था। हम लोग का भी यही है, सूखी रोटी खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे मस्जिद वही बनाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो और वाली बेरोजगारी तो बढ़ना तय है। जब भी निजीकरण होता है तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अब एक व्यक्ति अगर बेरोजगार होता है या छटनी होती है उसकी, छटनी हो सकता है उस अवस्था में जब 45 का हो जाए, तब कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तब स्थिति कैसी होती है? हाँ, नहीं, उस परिवार की स्थिति कैसी होगी? बेटा बेटी पढ़ रहा है, बेटी का विवाह होने वाला है, ठीक है, कोई कमाने वाला नहीं है, एकाएक परिवार पर लोड, परिवार के बाल बच्चे क्या करेंगे? हो सकता है एंटी सोशल एक्टिविटी में चले जाए। ठीक है, और एक व्यक्ति बेरोजगार होता है तो कई तरह के डिमांड को वो कम करता है। तो कई लोगों का इनकम, मान लीजिए कोई बेरोजगार हुआ तो दूध कम कर देगा, तो दूध वाले का इनकम कम हो गया। कपड़ा
जो हर साल दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद में पहनता था, अब वो इनकम कम हुआ। कपड़ा वाले का पढ़ाता था ट्यूशन अपने बच्चों को, उसका इनकम कम हुआ। चावल, गेहूं, बीट, मछली, मतलब बहुत तरह का डिमांड कम होता है। तो बहुत अच्छा नहीं है निजीकरण, और निजीकरण से बेरोजगारी को रोजगार निजीकरण में और निजी क्षेत्र के द्वारा बेरोजगारी को बढ़ाना या छटनी करना लोगों का बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? जो भी लोग हैं उनको और कुशल बनाकर आवश्यकता अनुरूप फिर से नियोजित, प्रशिक्षित करके उसी में रहने देना चाहिए, हटाना नहीं। कुछ न कुछ उसके लिए उपाय करना है, प्रोत्साहन देना है, हटाना उपाय नहीं है। तो सबसे पहले पहलू क्या है? निजीकरण से मानवीय पहलू जो है उसको ध्यान में रखते हुए निजीकरण या विनिवेश पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत की जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है, यहाँ क्या विषमता बहुत है। तो निजीकरण से क्या होगा? कई मुकेश अंबानी बनेंगे, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन समस्याओं का समाधान होगा? नहीं होगा। तो भारत का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है, जनसांख्यिकीय पहलू है, भारत की जो विविधता है, उसको देखते हुए निजीकरण के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। और स्वास्थ्य ढांचा का निजीकरण कर दीजिएगा। वही तो सरकारी हॉस्पिटल है। अब कोरोना के दूसरे लहर में क्या देखा गया? निजी क्षेत्र क्या कर रहा था? कोई रुचि ले रहा था? या रुचि ले रहा था तो किस में? मोटी रकम। बहुत सारे निजी क्षेत्र के लोग कहते हैं कि एक बार और कोरोना आ जाए तो हाँ अरबपति हो जाएंगे। तो मोर्चा किसने संभाला उस समय? सरकारी क्षेत्र के ये हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, बहुत लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया। कोरोना काल में दो लोगों को दो तरह की सेवा को देखा गया कि बहुत निष्ठा से, काफी हद तक निष्ठावान होकर कार्य किया इन लोगों ने। एक पुलिस वालों ने और दूसरा हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छा ढंग से काम किया। एजुकेशन वालों ने नहीं, वो तो कोरोना काल का फी भी नहीं छोड़ा है। समझ आई बात? और हद ये हो गई थी कि पुलिस वाले या हॉस्पिटल वाले, सरकारी हॉस्पिटल वाले काम करते थे, लेकिन समाज के लिए जान पर खेलकर। लेकिन उन लोगों को अगर वो कोई किराया में है तो किराया, जो मकान मालिक है वो ऑर्डर ये दे दिया कि आप हट जाइए। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि इस घर से हट जाइए, क्यों? कोरोना फैलने का खतरा। तो आप ये समग्रता क्या कंक्लूड कीजिए? समग्रता देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक ढांचा, भौगोलिक विविधता, को ध्यान में रखते हुए विनिवेश या निजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। विनिवेश या निजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके बाद रेलवे और स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कभी क्लास लेंगे, अभी हम वैश्वीकरण पढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रेक देते हैं, फिर 2 बज रहा है, 3 बजे हम लोग मिलते हैं, 1 घंटे का ब्रेक। ग्लोबलाइजेशन बड़ा चैप्टर है, बहुत सरल शब्दों में ग्लोबलाइजेशन के हर एक पहलू को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके।